इस बिहार के अंदर अगर कोई सबसे अवसरवादी नेता में अगर किसी की गिनती होगी और देश ही नहीं दुनिया के अंदर जब कोई इतिहास लिखा जाएगा अवसरवादी नेताओं के नाम पर तो पहला नाम नीतीश बाबू का होगा। जहां तक सीतामढ़ी का सवाल है, सीतामढ़ी मां जानकी की जन्मभूमि, मां जानकी की धरती है। स्थानीय जो विधायक है मिथिलेश कुमार जी अभी दशहरा में तलवार बांट रहे थे। जो अमूल और मदर डेयरी जैसी कंपनियां जो गुजरात की कंपनी है, जो किसी न किसी तरीके से लाभान्वित करती है भाजपा सरकार को, आज वो लगातार हर 2 महीने पे, हर 3 महीने पे 2 रुपया बढ़ जाता है रात में। आप पकड़िए ना भाई, आपका इंटेलिजेंस कहाँ है? आपका इंटेलिजेंस तो ऐसा फेल हुआ कि वाई श्रेणी के सिक्योरिटी का एक एक्स मिनिस्टर मारा गया और आपको पता नहीं है। आपकी सरकार वहाँ चल रही है महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र जैसी महानगरी में, मुंबई में अगर किसी वाई श्रेणी के सिक्योरिटी को मार के चला जाएगा एक जेल में बंद आदमी का गुर्गा, तो आप समझ लीजिए क्या हो। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनावी कवरेज करते हुए लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 सालों में उनका विधायक क्या कार्यकाल उनका कैसा रहा। इस बार विधानसभा चुनाव बिहार के बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि नई पार्टी लॉन्च हुई है जिसका नाम है जन सुराज। प्रशांत किशोर उसके सर्वे सर्वा है। इस वक्त हम मौजूद है सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ भाजपा के विधायक है डॉक्टर मिथिलेश कुमार। तो उनका कार्यकाल कैसा रहा या इस विधानसभा चुनाव में स्थानीय क्या मुद्दा हावी रहेंगे, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए सीतामढ़ी की जनता हमारे साथ है और कांग्रेस के दिग्गज नेता शम्स शहनवाज जी हमारे साथ हैं। इनसे समझेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सीतामढ़ी की समस्याओं को लेकर और ख़ास तौर पर जो विकास के नाम पर जुमलेबाजी लगातार हो रही है बिहार के अंदर, जो तथाकथित सुशासन का राज मुख्यमंत्री महोदय ने बिहार में लगाया हुआ है। क्या सुशासन है, आप तो देख रहे हैं। क्या हालत है सड़कों की, क्या हालत है बिजली की, क्या हालत है यहाँ पे नालों की, क्या यहाँ पे हो रहा है, सब आप जानते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं 5 से पहले क्या हालत थी बिहार की, जो भी सुधरा है, जो भी बदला बिहार में, वो नीतीश कुमार की देन है बिहार। मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार कभी ये कहते हैं कि जनता की देन है कि वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इस बिहार के अंदर अगर कोई सबसे अवसरवादी नेता में अगर किसी की गिनती होगी और देश ही नहीं दुनिया के अंदर जब कोई इतिहास लिखा जाएगा अवसरवादी नेताओं के नाम पर तो पहला नाम नीतीश बाबू का होगा। इसलिए कि इनका तो कोई विचार है ही नहीं। ये तो सिर्फ सत्ता के लिए विचार नहीं, उनका कोई विचार नहीं। समाजवाद कितने बड़े नेता है। अरे समाजवादी की लोग मंडल कमीशन के लोग कमंडल के साथ रहेंगे क्या, जिनकी राजनीति ही 2 धुरी है। ये नदी का 2 किनारा था। मंडल जो समाजवादी विचारधारा है वो कभी भी ये सांप्रदायिक शक्तियों के साथ समझौता नहीं कर सकती। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने इतनी बार पाला बदला है कि अब जनता को याद ही नहीं है कि उन्होंने सत्ता कितनी बार बदला है। कभी भाजपा अपने सुविधा के हिसाब से अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो हमेशा समझौता करते। उनको बिहार के लोगों से, बिहार की गरीब जनता से, ये भोली भाली जनता जो सुबह से रात तक संघर्ष करती है 100-200 रुपया 500 रुपया कमाने के लिए, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि वो सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के लिए काम कर रहे हैं। गरीबों से उनका कोई लेना देना नहीं। जहाँ तक सीतामढ़ी का सवाल है, सीतामढ़ी मां जानकी की जन्मभूमि, मां जानकी की धरती है, जिसका नारा जरूर लगता है। चुनाव के अंदर नारा लगता है, राजनीतिक मंचों से नारा लगता है, लेकिन जब सीतामढ़ी के विकास की बात होती है, चाहे पुनौराधाम का मामला हो, जानकी स्थान का मामला हो, यहाँ के लोगों को, यहाँ के शहर को धार्मिक पर्यटन का दर्जा देने की बात हो, तो सरकार पूरी तरीके से सो जाती है। सरकार स्थानीय जो विधायक है मिथिलेश कुमार जी अभी दशहरा में तलवार बांट रहे थे, कह रहे थे धर्म की रक्षा करेगी, सीता माँ की जन्मभूमि है तो धर्म की रक्षा होगी। लेकिन कार्यकाल कैसा रहा उनका, कुछ विकास का कार्य हुआ 5 सालों में? मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ। राहुल गांधी ने एक संदेश दिया है पूरी दुनिया के सामने कि मोहब्बत जो है वो नफरत को हरा सकती है, और हम तो मोहब्बत का पैगाम लेके चलते हैं। और तलवार बांटने से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनकी मानसिकता क्या है, उनकी सोच क्या है। वो समाज को बांटना चाहते हैं। तलवार से कभी भी विकास नहीं हो सकता। अगर वो कलम बांटते, अगर हमारे नौजवानों को कलम वो बांटते, तो मैं सबसे पहले उनको जाके सम्मानित करने वाले नेताओं में से होता। भले मेरे दल के वो नहीं हैं, हमारे विरोधी दल के नेता हैं, लेकिन मैं जाता हूँ उनका सम्मान। एक ही मंच पे थे, एक मंच पे हम लोग थे। राजनीतिक विचारधारा यही बदल रही है। मैं कह रहा हूँ कि आज देश के युवाओं को तलवार नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमको कलम की ताकत चाहिए, गरीबों को पैसा चाहिए, विकास चाहिए, सड़कें चाहिए, नालियाँ चाहिए, यहाँ के लोगों को इंदिरा आवास और जो
प्रधानमंत्री आवास है, पूरा भ्रष्टाचार है, सुशासन राज चल रहा है बिहार में, और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पैसा देना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए। देश के जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनको शर्म आना चाहिए। आपको हैरानी होगी कि बाकी चीज़ें तो छोड़ दीजिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी बिहार के अंदर पैसा देना पड़ता है। मतलब किसी का कोई मर जाए, किसी का कोई शोक हो, और जब वो जाए वो प्रमाण पत्र बनवाने तो उसको बोले 500 रुपया दो भैया, हमको मिठाई खाना है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। और जो लोग सुशासन का ढोंग अलाप रहे हैं वो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की खातिर काम कर रहे हैं। चुनाव में क्या लग रहा है, क्या होगा बिहार में देखा जाए तो? बदलाव होगा। बिहार की जनता जान चुकी है। और जो अवसरवादी नेता हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको अब तो उनका उम्र भी नहीं रहा, ऐसे भी उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन अगर वो रिटायर नहीं ले रहे हैं तो बिहार की जनता उनको परमानेंट रिटायर कर देगी। कह रही 25 से 30 फिर से नीतीश, हर जगह पोस्टर लगे हुए पटना में। देखिए, पोस्टरबाजी, जुमलेबाजी तो भाजपा और एनडीए का पूरा ये गढ़ते हैं। ये नारों को गढ़ के अपनी राजनीति करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और ये जनता को बरगलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ज़मीन के जब आप नीचे आइएगा, गरीबी लोगों के चेहरे पे जब आप देखिएगा, मजदूरों के चेहरे पे जब आप देखिएगा कि उनको कितनी परेशानी है। महंगाई आज पूरे आसमान पे, आज महंगाई, भ्रष्टाचार, और पूरे बिहार के अंदर जहर फैल रहा है शराब का। शराबबंदी, कागजों में शराबबंदी है और जहर बांटा जा रहा है। सरकार और सरकार के लोग इस शराबबंदी के ढोंग में शामिल हैं। सफल योजना है ये शराबबंदी? पूरी तरीके से फेल है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लागू करना है तो ड्राई स्टेट बना के दिखाइए ना। कैसे लोग शराब बेच रहे हैं, थानों के संरक्षण में शराब बिक रहा है। नीतीश कुमार कह रहे कहीं नहीं मिल रहा है, जो चुरा के पिएगा नेपाल जाकर वो पिएगा, वो मरेगा। नीतीश बाबू से ये पूछिए कि उनके सहयोगी हैं जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री हैं, वो खुद कहते हैं कि हमारे जैसे लोग पीते हैं। ये तो मांझी जी का सवाल है, तो मांझी जी से पूछे ना कि कहाँ से मिल रहा है उनको। या तो मांझी जी दिल्ली में जाके पीते होंगे, अगर यहाँ नहीं पी पा रहे होंगे तो दिल्ली पीते होंगे। मगर जो भी एनडीए के लोग हैं जिन्होंने कसम खाया था विधानसभा के अंदर, वो भी शराब पीते हैं। उनका टेस्ट करवाइए। जब वो दिल्ली जाए आए, दूसरे प्रदेशों में जाएं तो उनका टेस्ट कराने की जरूरत होना चाहिए। से एकदम टेस्ट, बिहार में घुसने से पहले उनका टेस्ट कराइए। पहले नेताओं के घर में छापा मारिए, बड़े बड़े मंत्रियों के घर में छापा मारिए, सबके अंदर शराब मिलेगा। जदयू और भाजपा के जो नेता हैं वो इस शराब का जो साठगांठ चल रहा है बिहार में, गोरख धंधा, उसमें शामिल हैं और पैसा कमा रहे हैं, और उसी पैसा का ये लोग इस्तेमाल करते हैं चुनाव में। अच्छा, जैसे बिहार के लिए बात कही जाती है कि बालू माफिया, अब शराब माफिया एक नया शब्द निकल के आया है बिहार में। नहीं, शराब माफिया तो सत्ताधारी दल के लोग हैं। और मैं एक बात बोल रहा हूँ, बालू माफिया आप कहते हैं, सरकार क्या कर रही है? माफिया कैसे हो जा रहा है? इस विडम्बना इस देश के अंदर ये है कि एक अपराधी जो है वो जेल के अंदर से वाई श्रेणी के सुरक्षा वाले की हत्या करा रहा है। उसके घर पे बुलडोजर कब चलेगा, ये भी सवाल हम लोगों का है भाई। अपराधी जो है आपका, इसका मतलब कि आपका पूरा जेल कोलैप्स है, आपका पूरा सिक्योरिटी सिस्टम कोलैप्स है। जेल के अंदर से अपराधी हत्याएं करा रहे हैं, सरकार खामोश है। सरकार कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए भाजपा के कई प्रवक्ता ये कहते हैं कि भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों का विकास की बात करती है, एक जात की पार्टी बन के रह गई है। प्रशांत किशोर भी लगातार इस पर कटाक्ष कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक का बस इस्तेमाल किया है कांग्रेस ने और लालू जी ने। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो शासन किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो जाहिर तौर पे जब जिस पार्टी ने ज़्यादा दिन सत्ता में चलाया होगा, काम भी उसी ने सबसे ज़्यादा किया होगा। अगर कांग्रेस काम नहीं करती तो भाजपा आज बेच पाती देश को। आज देश के जितने भी बंदरगाह हैं वो बिक रहे हैं, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, रेलवे स्टेशन बिक रहा है, सब कुछ अडानी अंबानी के हवाले कर दिया भाजपा के लोगों ने। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको देश से माफ़ी मांगना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को, जो कहते हैं कि मैं चाय वाले का बेटा हूं और 25 लाख का वो पहन रहे हैं सूट। अंदाज़ा लगाइए, चाय वाले का बेटा, ये भी चाय वाला है। देखिए, ये सुबह से शाम तक 500 रुपया कितना मेहनत से कमाता होगा। इसके बदन पे आप 25 लाख का देख रहे हैं सूट। मगर देश चाय वाला नहीं पी सकता, उनका राजनीतिक संघर्ष भी तो रहा है मोदी जी का। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जब ये नारा गढ़ते हैं कि एक चाय वाले का बेटा, तो चाय वाले के बेटा की हालत यही है। ये देश के प्रधानमंत्री को और देश को जानना होगा कि आज भी वो चाय बेच रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने चाय वाले के बेटा के नाम को बेचकर, पहले चाय वाले कोयला में चाय बेचते थे, आज मोदी जी का दिया हुआ सिलेंडर है इनके पास, को उन्होंने ढका हुआ है। उनको पता है कि सिलेंडर खुल जाएगा तो लोग इनको बहुत हंसेंगे, इसलिए कि इस सिलेंडर को भराना बहुत मुश्किल।
चाय की कीमत जो 2 रुपये 3 रुपये थी, वो आज चाय का कीमत 6 से 10 रुपये हो गई। तो यही तो भाजपा कह रही कि प्रति व्यक्ति आय भी तो बढ़ गया अगर महंगाई बढ़ी है तो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आय जब आप बढ़ने की बात कर रहे हैं तो ये भी तो आप बताइएगा कि महंगाई कितनी बढ़ी है। आज दूध की कीमत क्या हो गई है? जो अमूल और मदर डेयरी जैसी कंपनियां, जो गुजरात की कंपनी है, जो किसी न किसी तरीके से लाभान्वित करती है भाजपा सरकार को, आज वो लगातार हर 2 महीने पे, हर 3 महीने पे 2 रुपया बढ़ जाता है। रात में बढ़ता है। पहले पेट्रोल का रात में कीमत बढ़ता था, आजकल दूध का कीमत रात में बढ़ता है। इसलिए ये सब भाजपा के राज में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है वो सीधे तौर पर मैं ये कह सकता हूँ, दावा करता हूँ, ये अडानी अंबानी की पार्टी है। इसको 2-4 लोग देश को चला रहे हैं और इन लोगों का सिर्फ इतना मकसद है कि जिस तरीके से ललित मोदी और ये लोग भाग गए देश को लूट के, उसी तरीके से ये लोग भी आने वाले समय में भाग गए। कई राजनीतिक जानकार कहते हैं कि जब तक कांग्रेस का गठबंधन आरजेडी के साथ होगा, कांग्रेस का बिहार में कोई भविष्य नहीं, कोई जमीन तलाश नहीं करे। हैदराबाद से ओवैसी जी आकर पिछले विधानसभा में 5 सीट जीत कर चले गए। लेकिन कांग्रेस अपना अस्तित्व कब तय करेगी बिहार में? देखिए, कांग्रेस का अस्तित्व, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी और लोकतांत्रिक पार्टी है और कांग्रेस को ये कहते थे कि हम मिटा देंगे, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आज जहाँ कांग्रेस रह रही है, इनका पसीना छूट रहा है। हरियाणा में कैसे इन लोगों ने जीता है आपने देखा है, पूरा देश देख रहा है। इसलिए भाजपा ने वोट दिया फिर जीता। भाजपा प्रबंधन से जीतती है। और कैसे 98% रह जाता है ईवीएम का बैटरी। आपका मोबाइल है सर, आप यहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपका बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, लेकिन ईवीएम का कैसा बैटरी है जिसमें बीजेपी का वोट होता है, वो डिस्चार्ज ही नहीं होता। आप ये कह रहे भाजपा ईवीएम से जीत रही है? ईवीएम से जीत रही है। राहुल गांधी ने कहा ना कि इस राजा की आत्मा जो है ईवीएम में है, ईवीएम हटा लो, हार के देखो। इसलिए कि जो बैलेट्स की गिनती हुई है उसमें तो भाजपा हारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब चैलेंज करते हैं कि सभी पार्टियां आ जाए ईवीएम पे डिबेट करने के लिए, तब तो कोई पार्टी नहीं जाती है। एक बात बोल रहा हूँ, आप डॉक्टर हैं और मरीज ये कहे कि मेरा बदन बिना छुए हुए आप उसका इलाज करा दीजिए, आप मर्ज बता दीजिए, मुमकिन है? जब तक कि हम ईवीएम को छुएंगे नहीं, हमारे इंजीनियर देखेंगे नहीं। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि साहब ईवीएम को छूना नहीं है, आपको टच नहीं कहा, दूर से बताइए कि क्या हो रहा है। आप ये बताइए कि दूर से देख के कोई बता सकता है कि किसको क्या मर्ज है, क्या बीमारी है? इसी तरीके से जब तक कि ईवीएम को छूने का, ईवीएम को चेक करने का, ईवीएम को हमारे इंजीनियर्स को नहीं दिया जाएगा, शक रहेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर देश के 40% लोगों को ये शक है कि ईवीएम से रिजल्ट गलत आ रहा है, तो सरकार को क्या दिक्कत है उसको बदल देने में? अमेरिका इतना बड़ा देश है, अमेरिका ने क्या ईवीएम रखा है क्या? आज इंग्लैंड में ईवीएम से हो रहा है क्या चुनाव? क्यों जिद कर रही है सरकार? इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की आत्मा जो है वो ईवीएम के अंदर है। जिस राज्य में कांग्रेस जीत जाती है वहां तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठाती है कांग्रेस। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारा सवाल ईवीएम के, तमाम ईवीएम पे नहीं है। हम आज भी कह रहे हैं, जिन ईवीएम का 12 घंटा चलने के बाद सिर्फ 2% उसका बैटरी डिस्चार्ज हुआ, यही तो हम जानना चाहते हैं कि बाकी का 67 कैसे हो गया और जिन सीटों पे बीजेपी जीती है वहाँ 98 कैसे रह गया? ये सवाल है हमारा, इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। और जब तक कि इसका सही जवाब नहीं मिलेगा हम लोग को शक रहेगा। अच्छा, बेगूसराय के सांसद है गिरिराज सिंह जी, वो कल बयान दे रहे थे कि कांग्रेस आतंकवादियों को शरण देने वाली पार्टी है। नहीं, गिरिराज सिंह क्या है? गिरिराज सिंह जिस भाषा को बोलते हैं वो तो देश का कोई अच्छा नागरिक नहीं बोल सकता। शर्म आती है मुझे कि जिस आदमी ने संसद के अंदर, जिस आदमी ने देश का संविधान पर हाथ रखकर ये कहा कि हम किसी भी एक व्यक्ति के या एक समाज, एक जाति के लिए काम नहीं करेंगे, वो कंप्लीट देश के अल्पसंख्यकों के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। ये तो भैया मोदी सरकार में ही मुमकिन हो सकता है कि जिसने अपने पद की शपथ लिया हो वो देश के एक समाज के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहा हो। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी संरक्षण कर रही है तो पकड़ते क्यों नहीं है? पकड़े ना। हम लोग कहाँ बोल रहे हैं कि मत पकड़ो? ईडी तुम्हारे पास, सीबीआई तुम्हारे पास, इनकम टैक्स तुम्हारे पास, आर्मी तुम्हारे पास, सब कुछ तो सरकार में आप हैं। आप पकड़िए ना भाई। आपका इंटेलिजेंस कहाँ है? आपका इंटेलिजेंस तो ऐसा फेल हुआ कि वाइस श्रेणी के सिक्योरिटी का एक एक्स मिनिस्टर मारा गया और आपको पता नहीं है। आपकी सरकार वहाँ चल रही है महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र जैसी महानगरी में, मुंबई में, अगर किसी वाइस श्रेणी के सिक्योरिटी को मार के चला जाएगा एक जेल में बंद आदमी का गुर्गा, तो आप समझ लीजिए क्या जनता का। आप दूसरे को बता रहे हैं भाई आप रोकिए ना आतंकवाद। कौन बोल रहा है नहीं रोकने के लिए? किसी ने बोला है कि मत रोकिए? पकड़िए ना आप लोगों को। अभी सीतामढ़ी के जो सांसद हैं दिवेश चंद्र ठाकुर जी, उन्होंने भी बयान दिया था जीतने के बाद कि हम मुसलमानों, यादव और कुशवाहा का काम नहीं करेंगे। अब विधानसभा चुनाव, यहाँ भाजपा के विधायक भी है, जदयू के सांसद भी है। देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर जी तो बड़े सम्मानित लोग हैं और
मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि किस परिस्थिति में उन्होंने क्या बयान दिया मुझे नहीं पता। इस तरीके का बयान उनका अखबारों में आया था, लेकिन वो जानते हैं कि अल्पसंख्यकों के वोट से ही वो एमएलसी बनते रहे हैं। तो अब ऐसा बयान क्यों दे रहे जीतने के बाद? हो सकता है कि आज जिस पार्टी के साथ वो गठबंधन में है, हो सकता है गठबंधन धर्म निभा रहे हो, इसलिए कि वो भाजपा के स्टाइल में बोलते हैं। भाजपा, हमको तो उम्मीद नहीं था कि वो भी गिरिराज सिंह के हिसाब से बोलेंगे, लेकिन फिर भी वो शिक्षित लोग हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में उनको एहसास होगा कि जो जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था, राजनीति के अंदर, चुनाव के अंदर वैचारिक लड़ाई होती है। आप जब एक विचारधारा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो जो विपरीत विचारधारा के साथ लोग हैं वो आपको वोट नहीं डालेंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि का काम है सबको साथ लेके चलना। मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने किसी संदर्भ में वो बयान दिया होगा, लेकिन वो सबका काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए कि मैं उनको जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, किसी संदर्भ में उन्होंने कभी कुछ बोला होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल से वो इस तरीके के हैं। जब बिहार